बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को बार वोकेशनल कोर्स के चौथे लेक्चर के अंदर खुशामदीद। अब तक गुफ्तगू जो आपके साथ हुई है प्रोफेशनल एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आपसे बात हुई। स्ट्रक्चर एक्चुअली छठा लेक्चर है, चौथा नहीं। उसके अंदर तमाम दोस्तों को अब पिछले 5वें लेक्चर के अंदर हमने आपस में ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स के अंदर सिविल का प्रोसेस चलता क्या है शुरू से एंड तक। दफ्तर में प्लेंट कैसे तैयार करनी है उसके बारे में हमने ब्रीफली टच किया और आपको ये समझाया कि मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं जिनके थ्रू गुजरना है। अब प्रॉबली आपकी रोजी रोटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर ये है कि भाई कागजात के अंदर भरना क्या है और क्या कागजात लेके सारे के सारे जमा करवाने, फाइल प्रेपरेशन सूट की दावे की कैसे होनी। तो ये अगर आप प्रैक्टिकली रोजी रोटी की बात करें, पहले वाली चीजें तो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल और हवा के अंदर एक लेवल के ऊपर थी ही, बट इसके लिए आपसे एक सेकेंड, दे वर समवट थ्योरेटिकल। अब कागज कौन सा इस्तेमाल करना है, कितनी कॉपियां, क्या क्या चीजें, फॉर्म साथ क्या लगने हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर के लिए मैंने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट भाई हमें कौन सा मिलते हैं और किन वकील साहब को जो कि प्रोफेशनल वकील हैं, दूसरी पुश्त के वकील हैं, एक अजीम बाप के एक अजीम बेटे हैं, क्योंकि वो इस बार एसोसिएशन के अंदर और लड़कों की ट्रेनिंग के अंदर दिल से कंट्रीब्यूट करते हैं। इन पर रिलाई और ट्रस्ट हम पंजाब बार में इस हद तक करते हैं कि जब लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर बार वोकेशनल कोर्स करवाने की बात आई तो मैंने ये सोचा कि हमारे से बेहतर कौन करवा सकता है। चले हमारे से बेहतर नहीं, हमारे जितना जबरदस्त कौन करा सकता है, पर तो थोड़ा सा काम कि उसको कहते हैं। तो मेरे ज़हन के अंदर एक ही बंदे का नाम आया, ज़ीशान अहमद मलिक साहब। वो साहब हैं जो हमने यहाँ पे जब बार वोकेशनल कोर्स एग्जीक्यूट करवाया तो इन्होंने 2 दफा आकर लेक्चर दिया, बिकॉज ही इज दैट गुड। लोगों को, लड़कों को पढ़ाते भी हैं, इनके अपने वीडियोस भी, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो चीजें मैं करने की कोशिश करता रहता हूँ वो बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर ज़ीशान अहमद मलिक साहब करते रहे हैं। इन्होंने आके हमें रेंट लॉज के ऊपर से लाहौर बार के अंदर भी लेक्चर दिया और मुकम्मल तौर पे दिल से पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल लेवल तक, बर्गर अंदाज के अंदर नहीं पढ़ाते, तह में जाके पढ़ाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमेशा की तरह उन्होंने अभी भी हमें टाइम दिया और हमारी, बल्कि लाहौर बार से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे जो लाहौर बार के अंदर जो टेस्ट होगा बार वोकेशनल कोर्स, उसके लिए दोबारा ज़ीशान भाई से वो रिक्वेस्ट करें और इनके थ्रू करवाएं। आप सारों की खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती, हमारे साथ ज़ीशान अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। आई हैंड ओवर टू हिम सर। तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हैं? पहले तो अहमद भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा आपने फिर मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मुझे एक अहमद भाई की तरफ से इस्तेमाल की गई एक टर्म जो है वो बड़ी पसंद है, तो मैं बीवीसी के लिए एक और नाम जो इनका ये उसकी एब्रीवेशन, ये बीवीसी कोर्स है, इसको RRC भी कहा जा सकता है, रोजी रोटी कोर्स, क्योंकि वाकई इसमें इस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है कि जब आप ये कोर्स करके यहाँ से निकलेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आप सीख चुके होंगे। फाइलिंग कैसे करनी है, क्रिमिनल केस की, सिविल केस की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, प्लीडिंग्स कैसे तैयार करनी है, प्लेट्स कैसे तैयार करनी है, रिटन स्टेटमेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिव कोर्स ये होने वाला है, अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलिंग ऑफ अ सिविल केस या प्रेपरेशन ऑफ फाइल ऑफ अ सिविल केस। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या बार वोकेशनल कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़्यादातर तो वही होंगे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ सीनियर माशाल्लाह हमारे दोस्त कोलीग्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। चलें, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, पहले तो ये कि कोई लेक्चर तो मैं डिलीवर कर नहीं सकता,
ना मैं आपको करूँगा, एक इंटरैक्टिव सेशन ही रखेंगे, डिस्कशन बेस्ड रखेंगे। कुछ मैं आपसे सीख लूँगा, कुछ आप शायद मुझसे सीख लें। तो ये बताइए कि जब आप लॉ कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटीज़ में थे, एक सब्जेक्ट था उसमें प्लीडिंग्स का, लीगल ड्राफ्टिंग, क्योंकि यहाँ कन्विंसिंग की तो हमने बात नहीं करनी, सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। एक आपने टर्म पढ़ी होगी प्लीडिंग्स की। व्हाट डज प्लीडिंग्स मीन? प्लीडिंग्स का क्या मतलब होता है? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑर्डर 6 सीपीसी। अगर मोर स्पेसिफाई किया जाए, अगर मजीद इसको स्पेसिफाई किया जाए, ऑर्डर 6 रूल 1 सीपीसी जो कहता है कि प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो शैल का वर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ है, ये इत्तफाकन इस्तेमाल हो गया है या किसी मकसद के तहत इस्तेमाल किया गया है? मैंडेटरी प्रोविजन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम कोई बेल पिटीशन तैयार करें तो वो भी प्लीडिंग्स है? वो प्लीडिंग्स है ना? है? नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो लॉ बेल को गवर्न कर रहा है, क्या वो सीपीसी है? नहीं, वो तो सीआरपीसी है। तो इसका मतलब है कि सीपीसी की रूल से बेल या क्रिमिनल केसेस में जो आप ड्राफ्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो प्लीडिंग्स नहीं है। अब प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ये दोनों चीजें ही सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लीडिंग्स है। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटीज में प्लीडिंग्स तो तैयार की होंगी, प्लेंट भी तैयार की होगी, रिटन स्टेटमेंट भी तैयार की होगी, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर आपको लीगल ड्राफ्टिंग के अलावा मजीद कोई कोर्सेज करवाए गए हों एडवोकेसी से रिलेटेड, वहां तो आपने देखा होगा जब हम कोई केस प्रिपेयर करते हैं, प्लेंट फॉर एग्जांपल हमने तैयार कर ली, तो प्लेंट तैयार करके क्या डायरेक्ट कोर्ट में जाकर वो सबमिट कर देते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। अच्छा, कुछ टर्म्स मैं इस प्रिजम्पशन के साथ आपसे शेयर करूंगा कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो फौरन हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। झिझकने की जरूरत नहीं है। परमानेंट इंजंक्शन समझते हैं? हुक्म इम्तनाई दवामी। कोई शख्स ऐसा जो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है या करना चाह रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, आपने उसकी प्लेंट तैयार कर ली और आपने देखा कि लाहौर में कुछ 70 के करीब सिविल जजेस हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी मर्जी के किसी सिविल जज के पास जाकर वो प्लेंट डायरेक्ट सबमिट कर दें? कहाँ करेंगे? सीनियर सिविल जज के पास करेंगे। ये पार्टिसिपेशन हर तरफ से होनी चाहिए। वैसे सीनियर सिविल जज के पास करेंगे। अच्छा, तो प्लेंट उठाकर सीधे सीनियर सिविल जज साहब के कोर्ट में जाकर सबमिट कर दें? चलें, दायरी ब्रांच में जाकर सीधा प्लेंट सबमिट कर दें। आप ठीक है, कोर्ट फीस लगा दी, अब सबमिट कर दें। अब तो काफी नहीं है, साइन होने हैं। चले, साइन भी कर दिए, अब ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, हर केस में डॉक्यूमेंट्स साथ लगाना जरूरी होता है। क्या सीपीसी हमें बताती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने चाहिए, किस तरीके से लगाने चाहिए, कब कब लगाने चाहिए, या कोई और लॉ हमें बताता है? सीपीसी कौन कौन सी प्रोविजंस है सीपीसी की जो हमें ये बताती हैं? ऑर्डर 7, 8 और 13। ऑर्डर 13, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चले, काफी कुछ आपने तो पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा नहीं, मुझे मैं देख रहा था आते साथ ही सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी चेहरे मुझे शनासार नज़र आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि उन शनासार चेहरों के अलावा पार्टिसिपेशन बाकी भी करें। ये मेरे कुछ यूसीपी के स्टूडेंट्स यहाँ मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। चले, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये ऑर्डर 6 रूल 1 बताता है। अच्छा, प्लेंट तो आप लोग यहाँ पर भी देख चुके होंगे, प्लेंट होती क्या है। सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं प्लेंट है क्या। अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन राइटिंग फाइल्ड बाय, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्लेम किया जा रहा है और उसको कोई शख्स दायर कर रहा है। कौन दायर कर रहा है? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? केस दायर करने वाला।
और जिसके खिलाफ केस दायर किया जाता है वो तो डिफेंडेंट होता है। तो बेसिकली प्लेंट के जरिए प्लेंटिफ अपना क्लेम कोर्ट में लेकर आ रहा होता है। ही सेट्स फोर्थ इन विच ही सेट्स आउट his cause of action with all necessary particulars. He sets out his cause of action. What does cause of action mean? क्या होता है cause of action? उर्दू में बता दें इसका। वजह नाद, बनाए दावा, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। तो बेसिकली अगर आपने किसी लेमैन को समझाना हो कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भाई वो वजूहात, वो रीजंस जो केस दायर करने की वजह बनी, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। वजह इनाद भी कहा जाता है, बनाए दावा भी कहा जाता है इसको। तो ये हमें बताता है प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 1। प्लेंट फाइल होती है प्लेंटिफ की तरफ से, तो डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये क्लेम आए हैं तो रिटर्न फॉर्म में आए हैं, तुम भी इसका रिटर्न फॉर्म में कोई जवाब दो। वो रिटर्न फॉर्म में जो जवाब दिया जाता है डिफेंडेंट की तरफ से, उसको क्या कहते हैं? उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। तो प्लेंट को डील करता है ऑर्डर 7 रूल 1। इधर उधर की बातें किए बगैर सीधा हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि ऑर्डर 6 भी डील करता है ऑर्डर 7। ऑर्डर 6 डील करता है कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ? करता है डॉक्यूमेंट्स के साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के करता है। करता है। ऑर्डर 6 की हेडिंग क्या है? प्लीडिंग्स इन जनरल। ऑर्डर 7 की हेडिंग क्या है? प्लेंट। और ऑर्डर 8 की हेडिंग क्या है? ऑर्डर 6 किन डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक बात करता है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वो बेसिकली बताता है कि प्लेंट के अंदर आपने पार्टीज को डिस्क्राइब करना है, आपने अपना रिलीफ बताना है, लेकिन वो किसको डील कर रहा है? प्लेंट को। लेकिन ऑर्डर 6 इसके मुतालिक साइलेंट है कि जब आपने प्लेंट प्रिपेयर कर लेनी है तो बिफोर फाइलिंग दैट प्लेंट व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू आर सपोज टू अटैच विद द प्लेंट, वो तो नहीं ना बताता। तो उसको कौन डील कर रहा है? ऑर्डर 7 डील कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर फाइलिंग अ सिविल सूट। ऑर्डर 7 रूल 14। जिनकी कुछ अरसा प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोग यकीनन इंटीमेशन वगैरह अपने फाइल कर चुके होंगे और कोई ना कोई केसेस आप में भी फाइल किए हों। कोई इत्तेफाक हुआ है फाइलिंग करने का केस? तो आपके सीनियर ने आपको कहा होगा कि भाई वो तुसी दायर करन जा रहे हो ना, तो 7-14 की लिस्ट ला लेना ना। ये 7-14 क्या है? कभी सोचा 7-14 क्या है? फहरिस्त दस्तावेजात। ये भी आपको बता दिया गया 7-14 की दस्तावेजात की फहरिस्त हैगी, वो ला लेना। 7-14 क्या है? ये कभी प्रोविजन भी पढ़ी, खोल कर देखा कि 7-14 कहती क्या है? ये फहरिस्त दस्तावेजात जो हम लगाते हैं, ये कितने एग्जाम की है, कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? 7-14 वेयर अ प्लेंटिफ। अच्छा, एक बात तो यहां से क्लियर हो रही है कि ये लिस्ट किसने लगानी है। पहली लाइन से क्लियर होगी। ये किसने लगानी है? ये प्लेंटिफ ने लगानी है, क्योंकि प्लेंटिफ की बात हो रही है। वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट। जब मुद्दई प्लेंटिफ किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर सू कर रहा है, यानी ये अच्छा डॉक्यूमेंट्स 2 तरह के होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। एक डॉक्यूमेंट सूड अपॉन होता है और एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आगे चलकर देखते हैं। वो डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ which he sues upon, and that document is either in his possession or power, he shall produce it in court. अच्छा, अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर वो क्या कर रहा है? that document is sued upon, और वो डॉक्यूमेंट क्या उसके पास है या नहीं है? पास हो भी सकता है, इख्तियार भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। इख्तियार, पास का मतलब है मेरे पास मेरे दराज में पड़ा हुआ है। इख्तियार का मतलब है इस वक्त मेरे दराज में नहीं पड़ा, लेकिन वहां तक रसाई है मेरी और मैं उसको वहां से उठाकर अपने इख्तियार में। आप QLC किया ना? मेरा ख्याल है लीगल ड्राफ्टिंग आपने मुझसे शायद पढ़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन, वो आपके या तो पोजेशन में हो या पावर में हो। अब उस डॉक्यूमेंट के साथ करना क्या है उसने? He shall produce it in court. उसने वो डॉक्यूमेंट कहाँ प्रोड्यूस करना है? कोर्ट में प्रोड्यूस करना है।
किस वक्त करना है? व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड। तो आपको क्या लगता है किस पेशी की बात हो रही है? एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब प्लेंट प्रेजेंट की जा रही है। एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर, ना सिर्फ प्रोड्यूस करना है बल्कि डिलीवर भी करना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जब हम कहते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास है या आपकी पावर में है या आपकी एक्सेस में है, आपके इख्तियार में है, वो डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और डिलीवर करना है। तो इस डॉक्यूमेंट की नेचर क्या होनी चाहिए? अब यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, ये बड़ी अजीब सी बात है, हम पहली पेशी पर जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में डिलीवर कर दें। ये बात कुछ समझ में आती है? नहीं आती। लेकिन लॉ कुछ और भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लॉ क्या कहता है? एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट, या तो डॉक्यूमेंट ही डिलीवर कर दिया जाए या फिर अ कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल्ड विद द प्लेट। आप में से जिन्होंने भी नए दावे दायर किए हैं स्टे लेने के लिए, यकीनन किए होंगे, बड़े केसेस फाइल होते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। किस बेस पर फाइल किए जाते हैं? एग्रीमेंट टू सेल की। एग्रीमेंट टू सेल को उर्दू में क्या कहते हैं? इकरारनामा, मुआहिदा बै। पहली पेशी पर ओरिजिनल कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं? सही सही बताइएगा। नहीं करते। कभी जज साहिबान ने कहा हो कि 714 के तहत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें? कभी नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि 714 की क्या हो रही है? फिर वायलेशन हो रही है। 714 के तहत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेंट प्रोड्यूस करना है, ओरिजिनल आपने दिखाना है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? और किस में लिखा हुआ? डिलीवर में। प्रोड्यूस में और नहीं लिखा हुआ। या बेशक स्टेच्यू पढ़ ले, मेरी तो स्लाइड्स है ना, वो मैंने अपने हिसाब से उसकी डायसेक्शन की हुई है। वो ये कहता है व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर। और अभी तक तो नहीं आया। तो एट द सेम टाइम डिलीवर क्या करेगा? व्हेन ही शेल प्रोड्यूस। जरा थोड़ा दोबारा पीछे से आपके सवाल को क्लियर करने के लिए, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन है, उसके पोजेशन या पावर में है, वो क्या करेगा? ही शेल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट। प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूस का मतलब डिलीवर करना तो नहीं ना होता, नहीं होता। यानी जो आपने प्रोड्यूस करना है वो क्या करना है? कौन सा डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद ये टाइम बता दिया नीचे, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, कि जब प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी ओरिजिनल आपने प्रोड्यूस कर दिया। और उसी वक्त एंड शेल एट द सेम टाइम, अब उसी वक्त आपने डिलीवर करना है। क्या करना है? या डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दे या फिर कॉपी डिलीवर कर दे। तो मैंने जोर डिलीवरी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर नहीं दिया, मैंने जोर दिया है प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट फर्स्ट टाइम जब केस फाइल हो रहा होता है क्या उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। लेकिन शेल मैंडेटरी प्रोविजन है कि प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन और प्रोड्यूस करने के बाद जो उसकी कॉपी है वो आपने क्या करनी है? डिलीवर कर देनी है टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। ये डॉक्यूमेंट की नेचर क्या थी? डॉक्यूमेंट सूड अपॉन। अभी हम आगे जाकर दूसरे डॉक्यूमेंट को देखते हैं। ये बात होगी डॉक्यूमेंट सूड अपॉन की। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स वेयर ही रिलाइज। पीछे क्या था? सूड। अब क्या आया? रिलाइज। वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। ये बीच में जो एक लाइन लिखी हुई है एक दफा छोड़ देते हैं हम, अगली लाइन स्किप करके अगली लाइन पर चले जाएं। वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। अब डॉक्यूमेंट सूड अपॉन था, आपने क्लेम लेकर आए, उस क्लेम को साबित करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहे हैं, तो आपने उन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक क्या करना है? ही शैल एंटर such documents to be added or annexed to the plate। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिन पर आप रिलाई कर रहे हैं, जिनको आपने एविडेंस के दौरान अपना क्लेम साबित करने के लिए प्रोड्यूस करना है, वो आपने लिस्ट के साथ अटैच करना है। अब
जो लाइन हमने स्किप की है उसको जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वेदर इन हिज पोजेशन और फॉर और नॉट। अब कुछ फर्क आ गया इसमें। पहले डॉक्यूमेंट सूड अपॉन के मतलब क्या बात हुई थी, वो उसकी पोजेशन में हो या उसकी पावर में हो। अब डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन के मतलब क्या बात हुई, उसकी जरूरी नहीं है, उसकी पोजेशन में भी हो सकता है, उसकी पावर में भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसके पास उस वक्त मौजूद ना हो। मौजूद हो, कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड। और डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन उसमें मेंशन कर देना। और डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन जरूरी नहीं है कि उसकी पोजेशन में हो। क्या जरूरी है? नहीं जरूरी। उसकी पावर में भी हो सकता है, उसकी पोजेशन में भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता। अब एक है डॉक्यूमेंट सूड अपॉन, एक है डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन। अब ये क्या बला है दोनों। कैंसिलेशन के लिए जब जाएंगे, कोई भी एग्रीमेंट है उसकी कैंसिलेशन के लिए जाएंगे तो फिर वो रिलाइड अपॉन। तो सूड अपॉन कौन सा? तो सूड अपॉन अगर जिसके ऊपर हम बिहाफ पे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम सूड करते हैं, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? कोई एग्रीमेंट आ गया और सूड अपॉन डॉक्यूमेंट वो होगा जो हमारी कस्टडी में होगा, रिलाइड अपॉन किसी और की कस्टडी में। जरूरी नहीं है। नहीं, ये 714 के तहत सूड अपॉन तो आपके पास था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन किसी और के पास ही हो। वो आपके पास भी हो सकता है, किसी और के पास भी हो सकता है, चाहे आपके पास हो चाहे किसी और के पास हो। जब प्लेंट फाइल कर रहा है तो 714 की लिस्ट में उसने उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करना है। जी, डॉक्यूमेंट जिससे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो, कोई मिसाल दे। अच्छा चलें, एग्रीमेंट है फॉर इंस्टेंस आपके दरमियान। कौन सा एग्रीमेंट, कोई स्पेसिफाई करते हैं। आते साथ वैसे हमने उस दावे की शायद बात भी कर ली है। एग्रीमेंट टू सेल, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बताएं डॉक्यूमेंट सूड अपॉन कौन सा होगा। आप बायर हैं, एग्रीमेंट टू सेल ओरिजिनल किसके पास होता है? सेलर के पास। सेलर के पास होता है ना। किसके पास होना, वैसे किसके पास चाहिए? बायर के पास। पैसे उसने खर्चे हैं, उसके पास होना चाहिए ओरिजिनल। उसके पास, दूसरे के पास हो सकता है उसकी कॉपी हो। अब मुझे ये बताएं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डॉक्यूमेंट सूड अपॉन कौन सा होगा? एग्रीमेंट टू सेल। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करेंगे जब, तो इस प्रोविजन के तहत होना तो ये चाहिए कि पहली पेशी पर जज साहब को, जब आप आर्गू कर रहे होते हैं ना स्टे लेने के लिए, क्योंकि साथ हमने टेम्पोरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी लगाई होती है, तो पहली पेशी पर हम जाते हैं जज साहब से, जो बातचीत हमने आर्गूमेंट्स करने हो फॉर ऑब्टेनिंग एड इंटरिम इंजंक्शन, तो इस प्रोविजन के तहत तो उस वक्त ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल प्रोड्यूस करके वापस ले लिया जाए और साथ ही उनको बता दिया जाए अ कॉपी देयर ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन अटैच्ड विद दी फाइल। तो वो है डॉक्यूमेंट सूड अपॉन। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ही क्या आप बता सकते हैं डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन कौन कौन से हो सकते हैं? चेक हो सकते हैं, और ट्रांजैक्शन, और जमाबंदी। हाँ चले, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि उस खास क्लेम के मुतालिक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अर्नेस्ट मनी अगर अलग से दी गई है, उसका कोई प्रूफ, कोई बयाना दिया गया है, उसकी कोई रसीद, जिसको हम लेमैन टोकन मनी भी कहता है, टोकन मनी की अगर कोई रसीद है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वो रिलाइड अपॉन है। अच्छा, इत्तेफाक से एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन वो आपके पास नहीं है। अब ये वैसे जवाब थोड़ा सा इसलिए आपके लिए मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अभी तक मे भी उस स्टेज तक ना पहुंचे हों। लेकिन जो मेरे सीनियर और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद वो इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहें कि जब हम कोई एग्रीमेंट किसके ऊपर लिखा जाता है? स्टैम्प पेपर। तो कुछ और भी हम चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, कुछ बताएंगे सर, कोई ऐड करना चाहेंगे? यस, जिस रजिस्टर पर, अब वो रजिस्टर आपके पास है तो फिर उसके पास है, तो आप फिर डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन में वो लिखेंगे कि अब वो आपकी पोजीशन में नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है।
क्योंकि उस रजिस्टर के ऊपर जो इंदराज हुआ है, उस इंदराज की वजह से वो स्टैम्प पेपर आपको इशू हुआ। अच्छा, आजकल वैसे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी हुई है। अब तो वैसे ही वो नेशनल ये क्या बैंक ऑफ पंजाब से वो जारी हो रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट सूड अपॉन दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन विच अ प्लेंटिफ बेसिस हिज क्लेम। सिंपल सी बात है, वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पर अपना क्लेम वो बेस कर रहा है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एग्रीमेंट टू सेल। फिर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन विच ही रिलाइज एज एविडेंस ऑफ हिज क्लेम और डिफेंस। एक डॉक्यूमेंट है सूड अपॉन जिसकी बेस पर वो अपना क्लेम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन वो क्लेम जो उसने जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर एस्टैब्लिश कर चुका है वो क्लेम, अब उस क्लेम को उसने साबित भी तो करना है। वो किन के जरिए साबित करेगा? डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। तो ये दोनों का फर्क है। छोटी सी एग्जांपल दे दें, जैसे कोई फैमिली सूट होता है और उसमें आप खुलास के लिए आ रहे हैं, उसमें आपको निकाहनामा रिक्वायर्ड होगा या अच्छा, वैसे ये आप चाहते हैं तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, ये वैसे इसका हिस्सा है। इसमें यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि सीपीसी किस हद तक एप्लीकेबल है, फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा। और फैमिली कोड एक्ट खुद बताता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। ये हमारे आज की डिस्कशन का हिस्सा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब ऑर्डर 7 रूल 15, क्योंकि पीछे ऑर्डर 7 रूल 14 में बात हुई डॉक्यूमेंट सूड अपॉन आपकी पोजेशन में है, प्रोड्यूस करना है, कॉपी आपने डिलीवर कर देनी है। फिर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन आपकी पोजेशन में है, पावर में है, मेंशन कर देना है, पावर में नहीं है मेंशन कर देना है। लेकिन साथ ही बता दिया कि भाई पावर में है तो मेंशन कर दिया, लेकिन आपके पास ही है वो डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है, आपकी पावर में नहीं है, आपकी पोजेशन में नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? 7:15 इसके मतलब कुछ बताता है। स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन प्लेंटिव्स पोजेशन और पावर, where any such document is not in the possession or power of the plaintiff, he shall, if possible, state in whose possession or power it is। या तो अगर तो उसके पास है फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो 7-14 रेड विथ 15 रूल 15। अब हम 7-14 ही कहते हैं, वैसे होना तो ये चाहिए कि 7, 14 एंड 15 होना चाहिए उसको, क्योंकि आप उसमें लिख रहे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरी पोजीशन में नहीं है लेकिन मैं इस पर रिलाई करता हूं और ये उसकी पोजीशन में है। जब आप बता रहे होते हैं ना उस लिस्ट में कि ये उसकी पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि आप 7:15 की कंप्लायंस कर रहे हैं। तो उन ये जो बाजार में अवेलेबल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7:14 ही लिखा होता है। तो ये 7:15 है कि अगर आपकी पावर में नहीं है, कस्टडी में नहीं है, पोजेशन में नहीं है, तो फिर आपने बता देना है कि उस शख्स की पोजेशन में है। अब ये एक लिस्ट है, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर ऑर्डर 7 रूल 14, लेकिन फिर वही बात कि रेड विद रूल 15 सीपीसी। इसमें पहले सिविल सूट नंबर, फिर कोर्ट का नाम, टाइटल, सब्जेक्ट। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सिविल सूट? टाइटल क्या होता है? अच्छा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मोहम्मद अली वर्सेस अमजद अली, इन दोनों में से टाइटल कौन सा है? उसको उन्वान कहते हो तुम। और जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या जोन सा भी है। अब आप ये देखें, इसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं। हैव यू सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स विद द प्लेंट? इफ सो इट्स डिस्क्रिप्शन। फिर दूसरा है विल यू सबमिट अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर अंडर योर पोजेशन एंड कंट्रोल? इफ सो देयर डिस्क्रिप्शन। फिर तीसरा आ गया डू यू इंटेंड टू रिलाई ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज and under whose possession those documents are। अब ये कितने इसमें बने हुए हैं कॉलम्स? 3 बने हुए हैं। हैव यू सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स विद द प्लेट? इफ सो इट्स डिस्क्रिप्शन। यहां पर कौन सा आना चाहिए? कौन सा? यहाँ इस
बॉक्स में सूड अपॉन का जिक्र आना चाहिए। सेकंड बॉक्स में विल यू सबमिट अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर अंडर योर पोजेशन, ये डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। अब 7:15 में हमने पढ़ा था अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर आप रिलाई कर रहे हैं लेकिन वो आपके पोजेशन में नहीं है, वो लास्ट कॉलम उसको डील कर रहे हैं। डू यू इंटेंड टू रिलाई ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एंड अंडर हुज पोजेशन दोज डॉक्यूमेंट्स आर, उनकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के रजिस्टर, स्टैम्प वेंडर, स्टाम्प फरोश जिसको कहा जाता है, वो वाला रजिस्टर, और फिर आप उसका नाम बताएंगे कि वो कौन है, किधर बैठता है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये 3 इसमें होते हैं। अब आप जब फील्ड में जाएंगे, आप कोई केस की फ़ाइल निकलवाएं तो आप देखेंगे कि ये बड़े ही एक यकतरफा तरीके से ही, एक ही स्टाइल से ये फॉर्म भरे होते हैं। हस्बे ज़रूरत, भाई हस्बे ज़रूरत क्या मतलब? हस्बे ज़ायका तो होता है, ये हस्बे ज़रूरत तो नहीं होता कि ज़रूरत हुई तो कर देंगे। भाई लॉ कहता है डॉक्यूमेंट सूड अपॉन है या डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन के साथ ये करना है, पेश करना है और साथ कॉपी लगानी है, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन। अब अक्सर जो पहला कॉलम है उसके अंदर क्या लिख देते हैं कि हाँ यस भी अक्सर लिख दिया जाता है। सबसे पहले कॉलम में लिख दिया जाएगा कि जो मैं ज़ेर दफ़ा 13(1) में दे रहा हूँ वही है। अब 13(1) इज समथिंग एल्स, ऑर्डर 13 रूल 1, और फिर नीचे वाले दोनों में लिख देता वही जिस तरह इन्होंने कहा कि हस्बे ज़रूरत, एज पर प्लेन, एज पर रिक्वायरमेंट, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशूज, अब बवक्त शहादत, हाँ हस्बुल हुक्म अदालत। भाई अदालत से तो आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। अब अदालत को क्या पता, आपका क्या अदालत को अल्हाम हो सकता है कि डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन किसी के पास पड़ा हुआ है और वो आपको ज़रूरत है और अदालत हुक्म कर दे तो आप हुक्म कर दे तो हम ले आएंगे, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन आपने खुद देखा है ये लिखा होता है। वो ऊपर वाले खाने में फोटोकॉपी से लिख देते हैं ना, हाँ। फोटोकॉपी खिलाफ, फोटोकॉपी खिलाफ, दूसरे खाने में लिख देते हैं कि हस्बुल हुक्म अदालत पेश कर दिए जाएंगे या असल बवक्त। अच्छा, वैसे ये तीनों कॉलम्स बड़े एहतियात से फिल करने वाले हैं। अक्सर यही होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले खाने में ही फिल कर दिए, अब बाद में वो डॉक्यूमेंट जो किसी की और की पोजीशन में है वो भी खाना नंबर 1 में ही फिल हुआ है। हालांकि लॉ के मुताबिक वो अगर किसी और की पोजीशन में है तो अलग से होना था और उसका बताया जाना ज़रूरी था। तो ये इसके मुताबिक ऑर्डर 7 रूल 14 एंड 15 इनके मुताबिक ही ये लिस्ट फिल होनी चाहिए। तो सबसे पहली लिस्ट जो हम साथ अटैच करते हैं वो ये वाली है, ऑर्डर 7 रूल 14 एंड 15 की लिस्ट, जिसमें डॉक्यूमेंट सूड अपॉन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी चलिए, हमने ये देखा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी पोजीशन या पावर में नहीं है तो आपने ये बताना कि इसकी पोजीशन जी। क्या ये प्रोविजन डॉक्यूमेंट सूड अपॉन की भी अप्लाई होता है? देखें, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन तो कोर्ट कहती है कि आपके पास होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट सूड अपॉन है, जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, आप बायर हैं और एग्रीमेंट टू सेल आपके पास है ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट टू सेल मेरे पास था अब नहीं है और कुछ भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तो पहली दफ़ा जब आप जाएंगे एक तो आपको कोई एड इंटरम रिलीफ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने कोई उसकी कॉपी ही प्रोड्यूस नहीं की। तो यहाँ पर फिर एक्सेप्शन हो सकती है कि डॉक्यूमेंट सूड अपॉन यू हैव टू गिव रीज़न। कोई गुम हो गया तो उसकी कोई FIR होनी चाहिए, ये चीज़ भी बतानी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट सूड अपॉन किसी और की पोजीशन में होने आपकी पोजीशन में चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में फिर नोटिस दिया जाता है दूसरी पार्टी को टू प्रोड्यूस टू एडमिट दैट डॉक्यूमेंट, ये भी होता है। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्यूमेंट टू सेल नहीं है हमारे पास, एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, चेक्स हैं, उनकी कॉपीज हैं कि हमने पेमेंट ट्रांसफर की हुई है और जो डिफेंडेंट है जिस पर हम केस कर रहे हैं और वो एग्री भी करते हैं कि हमने पेमेंट ली हुई है, फिर हम केस कर सकते हैं। देखें ये तो अगर ऐसे है ना तो फिर तो बड़ा सीधा सीधा केस है। डिफेंडेंट तो वैसे ही मान रहा है, जब वो मान रहा है तो फिर केस फाइल करने की तो जरूरत है ही नहीं, आपके सामने मान रहे हैं। जाते हो कहते हैं जी मैंने ली। ऐसी जो सिचुएशन है ना उसमें ओरल एग्रीमेंट टू सेल आप अलर्ज कर रहे हैं।
अब इस पर केस लॉ बड़ा क्लियर है कि ओरल एग्रीमेंट टू सेल अगर आपने एजिटेट किया है, क्लेम ओरल एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर है, तो ईच एंड एवरी डिटेल कब तय हुआ, किसके सामने तय हुआ, कहाँ तय हुआ, टाइम भी फिर बताएंगे क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये भी एविडेंस में फिर जाकर साबित होगा। तो अगर ये एविडेंस सारी हम प्रूव कर दें तो फिर हम ये दायर कर सकते हैं। नहीं, साबित तो आपने दायर करने के बाद करना है ना, आप पहले दायर करेंगे जी जी। और आपने अब इसमें देखें डॉक्यूमेंट सूड अपॉन उस तरह से रिटन फॉर्म में तो एग्रीमेंट टू सेल है ही नहीं, ये ओरल है। लेकिन जब हम प्लेट तैयार करते हैं ऐसे केस की तो ईच एंड एवरी डिटेल हैज़ टू बी मेंशन्ड इन प्लेट। ये आम जो हम एग्रीमेंट टू सेल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फाइल करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। विटनेसेस की डिटेल भी इसमें बताई जाएगी, कहाँ पर हुआ, किस तरीके से हुआ। शुफा का केस कभी आपने तैयार किया या पढ़ा हो? शुफा का केस बहुत डिटेल में उसमें भी लिखा जाता है कि किस जगह पर तलबे मुआसबत हुई, कौन कौन बैठा था वहाँ पर, टाइम क्या था, कितने लोग बैठे थे, कर क्या रहे थे। तो समझे कि ये सारी चीज़ें भी ओरल एग्रीमेंट टू सेल जहाँ अलेज किया गया है, तो आपको फिर ये सारी डिटेल्स प्लेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन प्लेंट में मेंशन कर देने से ऑटोमेटिकली वो साबित नहीं हो जाती आज खुद से। जब इसमें इश्यूज़ फ्रेम होंगे, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगी। ये सारी चीज़ें जो आपने एलैबोरेट की हैं प्लेंट में, आप एग्जामिनेशन इन चीफ में बयान करेंगे, आप पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, डिफेंडेंट पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उसके एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद, और फिर ट्रुथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके मुंह से आपने कहलवा लिया कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, तो आप समझे कि आपका केस हो गया। क्योंकि ओरल एग्रीमेंट टू सेल में होने के बावजूद उनको पता होता है कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, लेकिन वो एक प्ली इस वजह से लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल रिटन फॉर्म में नहीं है, और वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी और ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी ये एज अर्नेस्ट मनी नहीं आई थी, ये किसी और मद में आई थी। अब आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपके पास रिटन फॉर्म में कोई नहीं होता, तो आपने फिर एविडेंस में ही वो साबित करना है। जी आपका सवाल। एक आदमी अपने मरने से पहले भी कर देते हैं, जी। कर देता है किसी अदारे ट्रस्ट के नाम या किसी बंदे के नाम कि जी मेरे बाद ये रजिस्टर करना है कि मेरी जायदाद है बाकी है इस अदारे को जाएगी, वो अदारा भी फिर इसी रूल को फॉलो करते हुए अपना फाइल कर सकता है। बिल्कुल, उसकी ट्रस्ट उसमें, लेकिन फिर यहाँ पर विल का लॉ है वो भी देखना पड़ेगा कि विल किस हद तक हो सकती है, विल कितनी होती है आपको आइडिया होगा? नहीं, ओरल और रिटन तो और बात है ना, क्या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हो सकती है उसमें, 1/3 हो सकती है, ये सारी चीज़ें। अगर वो महकमा या वो डिपार्टमेंट अपने आप को एंटाइटल्ड समझता है तो वो केस तो फाइल कर सकता है उन लोगों के खिलाफ जो उसके क्लेम को नहीं मान रहे, तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फिर फाइल कर सकता है। चलिए ये लिस्ट, अब कोई और सवाल? आपका एक सवाल जैसे क्या हो जाती है? ओरल किसी का एग्रीमेंट होता है जी। तो आपस में वो उनकी डिस्प्यूट हो जाता है किसी काम में, तो वो एक मिसाल की आदमी के पास चले जाते हैं और उसके पास अपना रिटन एग्रीमेंट रख देते हैं कि ये जब बिल अपनी पूरी कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन, तो खरीदने वाला जो खरीदने वाला वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर देता है, तो फिर मिसालती जो शख्स है वो भी आपको वो एग्रीमेंट नहीं दे रहा। उसके लिए आप बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन की जो लिस्ट में आप लिखेंगे कि किसकी पोजीशन में है, बाद में आप कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसको, वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है ना। और इसमें हमने यही पढ़ा कि वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन जो आपकी पोजीशन में नहीं है, आपने उसको इस लिस्ट में मेंशन करना है, और मेंशन करने का मकसद यही है कि कल को अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना हो। जी ठीक, और कुछ बात? ऑर्डर 7 रूल 19, एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेट। पहला डॉक्यूमेंट अभी जो हमने पढ़ा ऑर्डर 7 रूल 14 एंड 15 CPC, इसको फ़र्द इनसार जिस तरह फ़र्ज दस्तावेज़ात। एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेट, एवरी प्लेट शैल बी अकम्पनीड बाय अ प्रोसीडिंग्स गिविंग एन एड्रेस एट विच सर्विस ऑफ नोटिस, समन्स और अदर प्रोसेस में बी मेड ऑन दी। इसको अक्सर उर्दू में कहा जाता है फ़र्द पता।
इसमें वो अपनी डिटेल सारी की सारी बता रहा है कि उसका पता क्या है। ये अंडर 7 रूल 19 ये भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि उसकी बजाय आप अपना बनाएं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, फ़र्क पता एड्रेसेस ऑफ द प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 7 रूल 19। जी सर, जब हम प्लान बैठकर बेशक पूछ लें। जब प्लान ड्राफ्ट करते हैं पार्टीज के साथ भी एड्रेस देते हैं, जी तो सर वो लिखे तो इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर भी आप उसके वो भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज है, लेकिन ये फिर भी आप साथ लगा दें, ये प्लेंटिफ की तरफ से, ताकि एक ऑथेंटिसिटी हो जाए ना कि कल को अगर कोई भी समन जाना है, कोई भी नोटिस जाना है, तो वो इस एड्रेस पर भेज दिया जाए। ऑर्डर 7 रूल 26 लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ। Plaint shall be accompanied by a statement who may be made party in the event of death of the plaintiff as his legal representatives. A plaintiff may at any time file in the court. फाइल कर रहा है, वो केस फाइल करने के साथ ही एक लिस्ट लगाएगा कि इसमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल एयर्स। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और लीगल एयर्स में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है भी या नहीं? लीगल एयर्स होता है वारसा, वारसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके नुमाइंदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी, अब अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल कोई केस फाइल कर रहा है तो वो एक फहरिस्त वारसान साथ लगा देगा कि इन केस अगर तब उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे, 6 साल तक केस चलता रहा, अब उसकी 2 बीवियां और 6 बच्चे हो गए, तो वो एक अमेंडेड लिस्ट भी फाइल कर सकता है कि जब मैंने केस फाइल किया था मेरे वारसान कम थे, अब मेरे वारसान बढ़ गए हुए हैं और ये उनकी डिटेल्स हैं। और साथ वो ये भी मेंशन कर सकता है, बल्कि करेगा, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन शख्स उसकी डेथ के बाद उसकी डेथ का फैक्ट कोर्ट को बताएगा। ये भी इसमें आएगा ऑर्डर 7 रूल 26। इसकी भी हम देख लेते हैं लिस्ट कैसे है। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लेंटिफ, फहरिस्त वारसान अंडर ऑर्डर 7 रूल 26। ये आपके पास कॉपीज आई है? ये इनकी नहीं आई? अच्छा, वो सर कह रहे थे कि शायद कॉपीज, चले कोई बात नहीं, वो है इनके, यहीं से दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये एक दफ़ा हम सारी लिस्ट देख लेते हैं, बाद में एंड में एक दफ़ा इनको हम प्रॉपरली देख लेंगे 1 बाय 1 कि कैसे इनको फिल करना है। अब आ गया ऑर्डर 13 रूल 1। वो जब आपको केस दायर करने के लिए भेजा जाता है ना, तो साथ कहा जाता है कि एक 13 एक दी ला लेना, तो एक 7 14 दी ला लेना, तो बाकी छड़ दो सारा कुछ, वो सब लगानी होती है। लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी लगानी है, फर्क पता भी लगाना है, 7 14 15 भी लगानी है, और 13 1। अब 13 1 देखते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट हियरिंग। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर 13 रूल 1। इसको पढ़ने से पहले ऐसे ही आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आप मुझे बता सकें कि ये प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल होगी? जी, दोनों पे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पे। सिर्फ प्लेंटिफ पर नहीं होगी? Parties shall produce। अच्छा, ये फर्स्ट हेयरिंग जो है कोर्ट एंड कोर्ट, ये भी मैटर ऑफ डिस्कशन है कि फर्स्ट हेयरिंग होती क्या है। क्या फर्स्ट हेयरिंग वही है जो कि प्लेंट फाइल किए जाने वाली हेयरिंग होती है कि कोई और? जब दोनों अपीयर हो, यस, ये बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा। अब ये दोनों पर एप्लीकेबल होगी। आपने जिस तरह कहा, ये प्लेंटिफ पर भी एप्लीकेबल है और डिफेंडेंट पर भी एप्लीकेबल है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट हियरिंग। अब अच्छा, आपको याद होगा, अगर ये जैसे इन्होंने कहा ना कि फर्स्ट हियरिंग वो वाली है जो हमने ऑर्डर 7 रूल 14 में जब पढ़ा था, तो लिखा था एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर इसका मतलब वही होता तो फिर यहाँ भी वही लिखा होना चाहिए था। ये फिर फर्स्ट हियरिंग ना लिखते। इसका मतलब है कि फर्स्ट हियरिंग इज समथिंग एल्स एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट कुछ और है।
At the first hearing of the suit, the parties shall produce all the documentary evidence of every description in their possession or power in accurate list. जिस दिन प्लेंटिफ पहली दफ़ा कोर्ट में पेश हुआ नोटिस समन मिलने के बाद, क्या वो फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग होगी? डिफेंडेंट उसको नोटिस समन मिल गए, वो कोर्ट में पेश हो गया, अभी उसने अपने वकील साहिबान भी एंगेज नहीं किए, पेश हो गया, वो इन पर्सन पेश हो गया। हाँ, अगर इसका जवाब यस होता तो फिर इसका मतलब है कि जिस दिन वो पेश हो गया है इसी को फर्स्ट हेयरिंग समझा जाए, तो फिर सारा कुछ लेकर आओ। लेकिन इसको फर्स्ट हेयरिंग फिर हम कहें कि नहीं, ये फर्स्ट हेयरिंग नहीं है। आपका बिल्कुल जवाब ठीक है, जब उसने रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दी है। तो आप अब मुझे दोबारा एक ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। रिटन स्टेटमेंट तो अक्सरियत ने फाइल की होगी कभी ना कभी। 13(1) की लिस्ट साथ लगाई थी, मुझे पता है आपने तो लगाई होगी। वो मुझे इसलिए पता है कि आप जिस ऑफिस में है ना, मुझे इसलिए पता है। और आप लगाते हैं 13(1) की लिस्ट जब वो मेंशन किए जाते हैं। कभी ऐसी गलती तो नहीं की कि उस लिस्ट के बगैर आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिए हों? हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त अगर उसमें मेंशन नहीं किए होंगे तो रिटन स्टेटमेंट के साथ अगर लिस्ट है ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा किस साइड से? वो तो एप्लीकेशन, वो तो फिर हमेशा ही कोई ना कोई हल तो फिर हमारे पास मौजूद होता ही है। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि 7, 14, 15, उसी के साथ एक और प्रोविजन है आपके पास, मेरा ख्याल है सीपीसी तो नहीं पड़ी होगी, पड़ी हुई है। एक और प्रोविजन है, इसको जरा जल्दी से सिर्फ देख लेते हैं। ऑर्डर 7 रूल 18 inadmissibility of document not produced when plaint filed। ये ऑर्डर 7 रूल 18 है। ये ज़रा मैं आपको एक दफ़ा बताना चाहूँगा। अ डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in court by the plaintiff, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, when the plaint is presented, or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint। कुछ मिस कर गया है प्लेंटिफ, क्या मिस कर गया है? पहले उसने he ought to have produced, उसने प्रोड्यूस करना था लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया। लिस्ट में मेंशन करना था लेकिन मेंशन नहीं किया। एंड विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड और एंटर्ड अकॉर्डिंगली, अब उसने ये जो रिक्वायर्ड था वो नहीं किया तो उसे रोक दिया क्या है? ही शैल नॉट without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। तो फिर एक मसला तो पड़ गया ना, अगर उसने वो मेंशन नहीं किया, वो साथ नहीं लगाया, तो फिर आपको कोर्ट की इजाज़त ही लेनी पड़ेगी। जी, इजाज़त तो फिर लेनी पड़ेगी। इजाज़त लिए बगैर आप एज अ मैटर ऑफ राइट आप कहें कि नहीं जी मैंने तो प्रोड्यूस करना ही करना है, तो आपने लिस्ट में मेंशन नहीं किया, फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर प्रोड्यूस नहीं किया, तो अब फिर कोर्ट से परमिशन मिलेगी, ग्रांट होगी, तो फिर ही वो हो सकता है। सर यहाँ पे जब कोर्ट से परमिशन ली जाती है तो कोर्ट उसी ऑपोजिट काउंसिल से पूछती है कि आपको एतराज तो नहीं है। अच्छा, ये जो परमिशन हम कोर्ट से लेते हैं ना, ये हम कोर्ट से ऐसे नहीं परमिशन लेते कि सर हमें परमिशन दे दें। हम रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसका रिप्लाई भी रिटन फॉर्म में ही लिया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी साइड आपकी एप्लीकेशन को रिटन फॉर्म में रिप्लाई नहीं देना चाहती, वो कहती है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए। नहीं, विद एतराज़ नहीं, विद कॉस्ट नहीं, विद एतराज़ तो एक्सेप्ट हो ही नहीं ना सकता। देखिए, आप कह रहे हैं कि मेरे एतराज़ भी हैं और एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, इसको हम वो नहीं कह सकते, ये तो खुला तज़ाद नहीं। वो ये होता है कि जुर्माने के साथ
उसको कबूल कर लिया जाए, या आप देख लीजिएगा कौन सा वर्ड है उसमें। सर कहते हैं कि अगर इसे विद कॉस्ट एंटरटेन कर दिया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। यही कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि एतराज़ के साथ कर लिया जाए तो वो फिर ना एक तरह, हाँ अब मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या है, लेकिन ये मैंने कई दफ़ा देखा है, अब क्योंकि रिकॉर्डिंग है कई चीज़ें, लेकिन फिर भी बताना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता हो। कई दफ़ा ये होता है कि सरकारी महकमे की तरफ से जो आते हैं वो कहते हैं कि सर इसको कॉन्टेस्टिंग शो करके तो कर लें आपने जो भी कर लें, यानी मेरी तरफ से कंसीडिंग स्टेटमेंट ना दिलवाई जाए, मैं इसको कंसीड नहीं कर रहा, आप ऑर्डर शीट में लिख दें कि मैंने इसको कॉन्टेस्ट किया है और बेशक इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एतराज़ कर, आप एक तरफ ये कहेंगे एतराज़ भी है और कबूल भी है, तो अगर कबूल कर रहे हैं तो एतराज़ नहीं हो सकता, अगर एतराज़ कर रहे हैं तो कबूल नहीं हो सकता। वो आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स थी, मे बी वर्डिंग्स आगे पीछे हो रही हो थोड़ी सी। चले इसकी लिस्ट देखते हैं। ये ऑर्डर 13 रूल 1 CPC की लिस्ट है। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट और सिग्नेचर ऑफ पार्टी और प्लीडर, ये इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में मेंशन कर दिए जाते हैं। इसमें हम रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना? जी लिखते हैं इसको। अच्छा अब बताएं कितनी हमने लिस्ट अभी देखी अभी तक। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 14-15 की लिस्ट देख ली। रूल 19 की कौन सी थी?19 फर्क पता। फिर उसके बाद 26 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और फिर 31 13(1). अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपने साथ अपनी जब फाइल प्रिपेयर करनी होती है साथ लगाते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर कोर्ट फीस रिक्वायर्ड है तो बेहतर तो यही है कि आप कोर्ट फीस लगा कर ही सबमिट कर दें। बाकी अगर आपको क्लाइंट की तरफ से अभी तक रिसीव नहीं हुई तो बाद में साथ लगा दें। लेकिन अगर नहीं लगाते फिर भी तो उसका कोई प्यूनिटिव मेजर लिया जा सकता है? लिया जा सकता क्या? है। फ्यूचर भी हम डिले कर सकते हैं 147। चले डिले कर दिया, जितना डिले हमेशा के लिए करते जाएंगे, कुछ खास एक हद होती है ना। जब डिले कोर्ट अब मजीद आपको टाइम नहीं दे रही तो कोर्ट फिर क्या करेगी? खारिज कर देगी। खारिज कर देगी। अगर मैं कहूँ नहीं, अगर मैं कहूँ खारिज नहीं करेगी, रिटर्न भी नहीं करेगी। एक वर्ड आ तो रहा है, इंग्लिश में तो आ गया वैसे, खारिज तो फिर डिसमिस ही है। मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं एक्स पार्टी भी नहीं जी। प्लेंट रिजेक्ट, अच्छा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब डिसमिसल ऑफ सूट है? नहीं है कि है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट? उसमें ये फर्क आ जाता है कि अगर प्लेन रिजेक्ट किया तो आप दोबारा प्लेन फाइल यस फाइल कर सकते हैं, डिसमिसल में नहीं कर सकते, डिसमिसल में। कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं कर सकते। अच्छा अगर अदम पैरवी, आपने केस फाइल किया है और जिस दिन केस फिक्स है आप पेश नहीं हो पाए, उस केस की फेट क्या होगी? नहीं अभी पहले उसको डिसमिस तो होने दें, रिस्टोरेशन बाद डिसमिस होगा या रिजेक्ट होगा? डिसमिस होगा। क्या आप नया केस फाइल कर सकते हैं? रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। रीजनेबल बता देते हैं, Yes. रीजन बता देते हैं कि इस वजह से मैं नहीं अपीयर हो सका, तो उसको दोबारा किया जाए। कभी फाइल किया आप में से किसी ने? क्या ग्राउंड ली थी उसमें? वही ग्राउंड जो ज्यादातर ली जाती है या कोई और ली थी? डायरी में कुछ और, ज्यादातर यही ग्राउंड्स ली जाती हैं। अच्छा ये खतरनाक ग्राउंड है वैसे कि राब्ता नहीं हो सका। वो ये कह वो नहीं ना आ सका, आप तो आ सकते थे ना। वकील को तो आना चाहिए था, सिविल केस है और उसकी पर्सनल अटेंडेंस प्लेंटिफ की तो ज़रूरी है ही नहीं हर पेशी पर, तो राब्ता नहीं भी हुआ आप आ जाते। तो ये ग्राउंड तो फिर कुछ ख़तरनाक होगी। ज़्यादातर यही होती है कि जी, और होता भी ऐसा ही है। देखिए ह्यूमनली गलती, टू एयर इज़ ह्यूमन। नहीं वकील, अगर हमारी गलती है, अगर हमने गलती की है तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर उस गलती को मानना भी चाहिए। गलती हमसे हो जाती है जब हमारे पास केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है तो कई दफ़ा डेट गलत नोट हो जाती है।
और जब डेट नोट होती है तो वो आप उस दिन की कॉज लिस्ट की जगह किसी और दिन की कॉज लिस्ट में मेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल में फिर आप बहाली की एप्लीकेशन देते हैं और उसके साथ डायरी की फोटोकॉपी लगा दी कि इस दिन मैंने नोट किया था। खैर बात हो रही थी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड। कोई ऐसा केस दायर किया है जिसमें कोई साथ एप्लीकेशन नहीं फाइल की। एप्लीकेशन अमूमन हर नए दावे के साथ कौन सी एप्लीकेशन फाइल की जाती है? टेम्पोरेरी इंजंक्शन की। वैसे 90% केसेस में तो टेम्पोरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, 39 रूल 1-2 की। कोई ऐसा केस बता सकते हैं जिसमें टेम्पोरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल नहीं होती? रिकवरी सूट, यस। क्योंकि लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो उस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या लगाना है? एफिडेविट लगाना है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन आपने नहीं लगाई, सूट फॉर रिकवरी है, तो क्या उस सूट फॉर रिकवरी की प्लेंट तैयार करके अलग से कोई एफिडेविट तैयार करेंगे उसका? क्यों लगेगा? एक तरफ से नहीं लगेगा, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ लगता है, सिर्फ एप्लीकेशन के साथ लगता है, अपील के साथ एफिडेविट नहीं लगता, रिवीजन के साथ एफिडेविट नहीं लगता, तो प्लेंट के साथ नहीं लग सकता? लगेगा। सर्टिफिकेट देंगे प्लेंट के साथ। क्या अब जरा क्लियरली बताएं थोड़ा सा, लगेगा कि नहीं लगेगा? चलें, कितने कहते हैं कि प्लेंट के साथ एफिडेविट लगेगा? हाथ खड़ा करें। ठीक है। कितने कहते हैं नहीं लगेगा? बाकी कहते हैं जो मर्जी कर ले। प्लेंट के साथ एफिडेविट तो नहीं लगता। अगर एफिडेविट होता तो दैट एफिडेविट हैड टू बी वेरीफाइड, वेरिफिकेशन होनी थी ना उसकी। तो एफिडेविट हम नहीं लगा रहे, तो फिर वेरिफिकेशन किसकी कर रहे हैं? प्लेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, प्लेंट की ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या रिटन स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी होती है? जिस तरह, क्योंकि किसकी अच्छा, लॉ ने ये नहीं कहा प्लेंट की वेरिफिकेशन करो, लॉ ने क्या कहा है? प्लीडिंग्स की वेरिफिकेशन करो। तो प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो वेरिफिकेशन प्लेंट की भी होगी और वेरिफिकेशन रिटन स्टेटमेंट की भी होगी। लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई भी एप्लीकेशन फाइल की है या ड्यूरिंग पेंडेंसी भी कोई एप्लीकेशन फाइल की है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, या जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट आप पहले नहीं लगा सके, अब आपको प्रोड्यूस नहीं करने दिया जा रहा, आप प्रोडक्शन की एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट में भी एफिडेविट लगाएं आप। तो फाइलिंग करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए हैं, उसके अलावा कोर्ट फीस, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई एप्लीकेशन है उसका एफिडेविट, CNIC ऑफ प्लेंटिफ, और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आपके बार का लाइसेंस का कार्ड, ताकि जहाँ जा रहे हैं उनको पता हो कि वकील साहब एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी तरफ से। जी सर, इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अगर नहीं लगाया, अब ऐसा अगर नोटिफिकेशन अब तक नहीं है, तो मैं फिर अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन सेकंड लेकिन ईयर के स्टूडेंट्स भी आजकल वकालत कर रहे हैं, बस तो लाइसेंस होता ही नहीं, या उस्ताद का लगा देते हैं और साथ उसको उस्ताद को 20% काट देते हैं, और इस तरीके के भी हैं, और फिर उनको पकड़ के हम तार हयात के लिए बैन भी करते हैं और ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। सो करने के लिए तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं वगैरह, बट फ्रैंकली आपके सामने कानूनी तरीका गिनाया जा रहा है। जी बायोमेट्रिक हाँ ठीक है, बायोमेट्रिक उसकी भी एफर्ट की जा सकती है, लेकिन जब तक बायोमेट्रिक होगा तब तक कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो होना चाहिए ना। कराची में होता है, इस्लामाबाद में होता है बायोमेट्रिक होगा। हाँ, पार्टीज को भी आना पड़ता है, कराची में भी होता है। काम है मजिस्ट्रेट के जितने काम है वो हमें नहीं मिलते, वो नैब को वो और लीगल मिलकर ही करवा रहे हैं। जैसे छोटी छोटी आजकल FIR हो रही हैं, इसके ऊपर चलान वाली पुलिस वाले तो वो लीगली मिलके वो कर रहा होता है। इवन वो गालियाँ दे रहे होते हैं कि आप वकीलों के पास क्या मिलेगा नैब को, वो उधर जो दंगे फसाद हो रहे थे 90% इस वजह से हो रहे थे। उसका पॉइंट आउट करो ना, उसके ऊपर तो हम आपके हकूक़ के लिए खड़े हो सकते हैं कि फारिग करवाना है तो फारिग करवाएंगे। इशू तो ये है कि अगर ये मामलात हैं हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक्स, वी विल एक्ट ऑन इट, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए। बट आपको सर जी सर एफिडेविट इन एप्लीकेशंस के साथ देना
मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्यों दिए जाते हैं, और प्लेन्स के साथ हम क्यों नहीं दे सकते, मतलब इनकी क्या? देखिए प्लेंट जो है उसकी तो वेरिफिकेशन आपको सीपीसी ने ही बता दी है कि प्लेडिंग्स की वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, एफिडेविट जो एप्लीकेशन है ना, दो तरह की हो सकती हैं। एक एप्लीकेशन वो है जिसमें आप कोई लॉ पॉइंट एजिटेट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक वो है जिस पर कोई फैक्ट एजिटेट कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप कोई फैक्ट एजिटेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कोर्ट को जी ये ऐसे नहीं है, ये फैक्ट ऐसे है और ऐसे होना चाहिए, तो वो फैक्ट हमेशा एफिडेविट के साथ स्वर्न होकर सबमिट होना चाहिए, फैक्ट जो है। अच्छा, लॉ की जहाँ तक बात आए तो लॉ की जो अगर किसी पॉइंट लॉ पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन दे रहे हैं, मेरा वैसे ज़ाती ख्याल हो सकता है अहमद भाई भी यहाँ पर बैठे हुए, ये भी इस डिस्कशन का हिस्सा अगर बने, कि मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई लॉ पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन देनी है वहाँ पर एफिडेविट अगर ना भी सबमिट किया जाए तो चल सकता है। क्या ख्याल है सर इसमें? आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्री इस वजह से कि ऑलमोस्ट एवरी लॉ एप्लीकेशन आप लिमिटेशन एजिटेट करें, हर वो तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होता है। 711 की अगर आप एप्लीकेशन दे भी रहे हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स एज वेल विच नीड टू बी असर्टेड। वकील अपने दस्तखतों के साथ तो नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत कंटेंट आ जाता है एफिडेविट का। मेरे ख्याल में तो सारों के ऊपर साथ ही लगेगा एप्लीकेशंस पे। भाई से मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था, ये शॉर्ट एफिडेविट और लॉन्ग एफिडेविट क्या होता है और कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता? हाँ, ये शॉर्ट एफिडेविट ये होता है कि आप एक तो आप जैसे कोई एप्लीकेशन सारी तैयार कर रहे हैं, उस सारी की सारी एप्लीकेशन के कंटेंट्स जो हैं वो आपने एफिडेविट की फॉर्म में सारे ही प्रोड्यूस कर दी। यानी आपने वो जो लिखते हैं ना रेस्पेक्टफुली श्वेत 1 से लेकर आपने प्रेयर से ऊपर तक सारे उठाए वहाँ से और एक अलग फाइल में उसको एफिडेविट की हेडिंग दे दी। ये पूरा लॉन्ग एफिडेविट है। शॉर्ट एफिडेविट ये है कि आपने वो जो ऊपर लिखा हुआ था रिस्पेक्टफुली श्योर से लेकर प्रेयर से ऊपर तक, उस एरिया वो जो सारा मटेरियल था ना, उसकी जगह आपने सिर्फ ये लिख दिया कि कंटेंट्स ऑफ अकम्पनीड एप्लीकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज़ बीन मिसस्टेटेड और विदहेल्ड देयरइन, ये बीच में लिख देते हैं। अच्छा, अब हाई कोर्ट में जब आप फाइलिंग करते हैं तो रिट पटिशन का एफिडेविट कभी आपने तैयार किया? कौन सा? वो आप शॉर्ट एफिडेविट। बेल पटिशन का कौन सा एफिडेविट आप तैयार करते हैं? वो शॉर्ट एफिडेविट तैयार किया कभी आपने? कॉन्टेम्प्ट का लॉन्ग एफिडेविट, ज़्यादातर तो लॉन्ग एफिडेविट ही होते हैं। ये रिट का आपका क्या ख्याल है इसमें? शॉर्ट एफिडेविट कहाँ कहाँ फाइल हो रही है? इसलिए इस एप्लीकेशंस के साथ अगर आप कंटेंट्स वगैरह कर रहे हैं उसमें, लेकिन आप फिर ये भी लिख देते हैं कि रिट का भी कंटेंट्स इंटीग्रल पढ़ा जाए इसका। इफ यू फॉर एग्जांपल गॉन अहेड एंड फाइल्ड वन एफिडेविट असर्टिंग योर मेन फैक्ट्स मेन पिटीशन के साथ, तो फिर मिसलेनियस एप्लीकेशन में वो बार बार दोहराने की नहीं जरूरत कि आप 5-5 समूहों का फिर से एफिडेविट लगाते रहें। तो you can just say the contents of the writ petition and the accompanying application may kindly be read as an integral part of this affidavit, and फिर वो आगे भी बाकी जो सारी की सारी चीज़ है उसके ऊपर you can do that. I mean आपके हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी फॉर एग्जांपल्स में फ़र्क है। इफ़ यू गो हेड एंड आप अगर कराची में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो ये नहीं कहते एप्लीकेशन नहीं कहते, वो कहते हैं आपने काउंटर एफिडेविट जमा कराया है कि नहीं। वहां पे एवरीथिंग इज रिटन इन द एफिडेविट एंड द एप्लीकेशन इज बस जस्ट सेज कि फॉर रीजंस कंटेन्ड इन द एफिडेविट ये ठीक करके। सो हर जगह की अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस है, बट यहाँ पे कोई इतना ज्यादा खास तौर पे किया नहीं जाता डिसर्न के फुल करना है कि आपने शॉर्ट करना है। वंस अपॉन अ टाइम इट यूज्ड टू बी अ बिग डील, अब नहीं। अच्छा, रिसेंटली मुझे याद है एक एप्लीकेशन थी, उसमें पहले हम शॉर्ट एफिडेविट फाइल करते थे। वो मैंने जब भेजी तो ऑब्जेक्शन लग गया, उन्होंने कहा कि जी आप इस पर फुल एफिडेविट फाइल करना। अब लेकिन कोई नोटिफिकेशन होता है, कोई इंस्ट्रक्शन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर अगर मौजूद है तो फिर स्पेसिफिकली होता है, बट ये भी आपकी जब ऑब्जेक्शन लगती है तो पता चलता है अमूमन, और जितनी ज्यादा अर्जेंट होती है तो उसी के ऊपर पता चलता है कि फुल देना है या शॉर्ट देना है। सो आई मीन
फाइल अ फुल वन। वो डिफरेंस अगर मैं कॉपी पेस्ट ही है ना, ये पहले जमाने में टाइपिंग का सिलसिला होता था, अब तो और copy ये paste। करने का नाम यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, कर दें, 2 सफ़े एक्स्ट्रा लग जाए। एक्स्ट्रा लग जाएगा। एफिडेविट के बगैर एप्लीकेशन में रिजेक्शन आ जाता है? बिल्कुल आएगा। अब जिस तरह मैं आपको वो बात कर रहा था और अहमद भाई डिसएग्री करें, वो इसलिए भी है वजह कि आप जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे उसमें कहीं ना कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट तो होगा ही। फैक्चुअल बेसिस तो कम से कम होगी, डिस्प्यूट अगर ना डिस्प्यूट ना भी हो। क्यों नहीं वेरीफाइड? अगर हम एफिडेविट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? मतलब सवाल तो यही है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम एप्लीकेशन को अगर नीचे लिखते हैं कि वेरीफाइड और नॉट, उसमें भी तो ये है। एप्लीकेशन के नीचे आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते ना, एप्लीकेशन आप सिर्फ सूट के नीचे वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाइड ऑन ओथ। बात यह है, एफिडेविट की इंपॉर्टेंस ये है कि कोर्ट जुबानी सुनी सुनाई बात के ऊपर नहीं प्रोसीड करता। इट वांट्स यू टू स्वेयर ऑन ओथ या सॉलम एफर्मेशन के जरिए आके बंदा कहे कि मैं कसम खा के कहता हूं कि ये है। उसके जवाब में अगर कोई एफिडेविट नहीं आता तो ये दुरुस्त तस्लीम होगा। और जो डिस्प्यूट के लिए आपको दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफिडेविट इज, वो आपको देना लाजमी है। और अनफॉर्चुनेटली जाली एफिडेविट्स के ऊपर या फेक गलत एफिडेविट्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होती, बट कानून की तो प्रिंसिपली मंशा ये है कि अगर आपने झूठ बोला है some consequence needs to follow from that as well। इसलिए इसकी शायद इंपॉर्टेंस भी कम हो गई। शॉर्ट लॉन्ग का कोई होता नहीं, बट एक जमाने के अंदर यू कुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड और मलिशियस प्रोसिक्यूशन 15 और चीज़ों के ऊपर आपको यू कैन गेट काउंटर सूट एज वेल। और वो तो दूसरी फौजदारी की साइड पे होता है, बट देख जी हमजा। जैसे फैमिली केसेस में हम लोग एविडेंस एफिडेविट के थ्रू भी सबमिट करते हैं। अगर हम ऑर्डर 19 देखें एफिडेविट से जो रिलेटेड है, उसमें रूल 2 में लिखा है कि ऑन एप्लीकेशन एविडेंस में बी गिवन ऑन एफिडेविट। तो क्या सिविल मुकदमा में भी क्या एफिडेविट के थ्रू जो है वो आप एविडेंस दे सकते हैं? अगर उस रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर अलाउ करते हैं ये upon any application evidence may be given by affidavit, but the court may at the instance of either party order the attendance for cross examination of the document। तो यानी कि ये है कि क्या पॉसिबल है कि सिविल मुकदमा में भी आप It depends on the nature of the case। I would never agree to। I think दूसरी पार्टी के ऊपर अगर ये एप्लीकेशन आएगी, I would always contest it because the potential of catching the person in a lie और चीजें वगैरह इज मच ग्रेटर या फॉर हिम टू गिव इनकम्प्लीट एविडेंस यहाँ पे होती है। यहाँ पे तो बनाना, अगर आपने इसको एफिडेविट्स पे अलाउ कर दिया तो वकील वो तो नहीं बनाता, वकील बनाता है शुरू से एंड तक सारे का सारा टाइप करके। सो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव प्रोविजन मौजूद है, बट आई वुड नेवर एग्री टू इट। दूसरा इसके अलावा वैसे भी वो जो अगर एफिडेविट पर ही शुरू हो जाए तो एग्जामिनेशन इन चीफ का पर्पस